Assalamualaikum. Start further with the gravitational field, considered as the one of the very important chapter from the examination point of view. We must have question from this topic. We must have question. Start करते हैं. What is meant by gravitational field? Understand that gravitational field is a field of force. Okay. हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लाजमी क्वेश्चन है बेटा. जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको लाजमी करना चाहिए उनमें ये चैप्टर एक है. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अगर देखें तो इसके मीनिंग क्या बनते हैं. मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं. बेटे मीनिंग हम फील्ड कहते हैं किसको. फील्ड हमारे पास होती है, दिस इज 3D रीजन या स्पेस को कहते हो फील्ड. ठीक है. 3D रीजन, 3 डायमेंशन जिसमें एक्स एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है, जी एक्सिस आ रहा है, स्पेस आ रही है, यानी कि इसमें टाइम नहीं है. होता है टाइम एक्सिस भी. ठीक है. तो दिस इज 3D रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन कह लें या स्पेस होगी. ठीक है. अब इस फील्ड का सोर्स क्या होता है. सोर्स या तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक मास हो सकता है ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टार का हो गया, प्लेनेट का हो गया, अर्थ का हो गया, मून का हो गया. इस फील्ड को आप आइडेंटिफाई किस तरह करोगे. ठीक है. कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है. आइडेंटिफिकेशन या टेस्ट किस तरह करोगे कि हमारे पास यहाँ पे फील्ड है. बेटे टेस्ट इस तरह करेंगे जिस तरह न्यूटन ने किया था. ऊपर से एक चीज ही गिरी थी ना, वो उसके लिए टेस्ट था. मैथ्स उसे एप्पल ही गिरा था. सिमिलरली अगर एक मैथ्स लेके आओगे इस फील्ड के अंदर तो इट विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स. वो एक और मैथ्स को अपनी तरफ पुल करेगी. ठीक है. तो इट मींस वी कैन राइट अनदर मैथ्स एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स. और इस फील्ड की नेचर क्या होगी. ये फील्ड हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है. इट कैन नेवर बी रिपल्सिव, रिपेल नहीं करेगी कभी, हमेशा अट्रैक्ट करेगी चीजों को. ऑलवेज अट्रैक्टिव. और एक कन्वेंशन भी यूज होती है फिजिक्स के, जिसमें कन्वेंशनल करंट नहीं, कन्वेंशन जो फिजिक्स के फोर फादर्स ने दी हुई है कि अट्रैक्टिव फील्ड को हमेशा हम नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज मेंट बाय अगर आता है तो इसका मतलब दिस इज 3D रीजन और स्पेस अराउंड a mass या massive object in which another mass experience an attractive force is basically the gravitational field. Experience an attractive force. ठीक है. अब बेटे इसको डिफाइन किस तरह करोगे. इसको डेफिनेशन डिफरेंट है. डेफिनेशन पहले नहीं होती थी, आप इस इंट्रोड्यूस कर दी उसने. डेफिनेशन हम जो जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है वो उसने इसकी इसकी लेकिन व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा तो आप सिंपली ये लिखोगे कि हमारे पास gravitational force per unit mass if this is 1 mark question, and if it is more than 1 mark तो इस पर लिखोगे attractive pull of a planet per unit mass of an object. तो हमारे पास डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स है. तो या तो हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल ठीक है फोर्स पर यूनिट मास ये होगी, या हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिव पुल ऑफ अ प्लैनेट पर यूनिट mass of an object is basically the gravitational field. ठीक है. अगर बेटा ये फील्ड है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी. कोई भी फील्ड जो होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बाय मींस ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है. बाय फील्ड लाइंस. अब फील्ड लाइन रिप्रेजेंट किसको करेंगी. हर फील्ड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही होती है
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास, यानी 1 kg मास पे जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। यानी ईच फील्ड लाइन represents the force on a unit mass. 1 kg mass पे जो force लगी that will be the direction of field line. What does it mean? Suppose अगर ये हम consider करते हैं, this is a planet, अर्थ ही कंसिडर कर लिया हमने। अब डिफरेंट पोजीशंस पे अगर यहाँ पे अगर मैं 1 kg mass लेके आता हूँ, वही 1 kg mass बेटे मैं हमारे पास पोज इस जगह पे हम लेके आते हैं, वही 1 kg mass जो हमारे पास पोज इस जगह पे है, तो फील्ड लाइन क्या बनी यहाँ से? अगर आप इसको रेस्ट में रखते हो, अगर रेस्ट में बेटा अगर कोई फोर्स ना लगती, कोई फोर्स ना लगती, देन इट शुड कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट। मास भी 1 kg है, कोई फोर्स ना लगी तो रेस्ट में रहे बस। ठीक है, इसका मतलब हमने रेस्ट पे रखा था बेटा, ये रेस्ट से ऑटोमेटिकली मूव कर गया इस डायरेक्शन में। क्यों मूव किया इस डायरेक्शन में? इसका मतलब इस पे फोर्स लगी है जिसने इसको रेस्ट से मूव करवाया, नहीं तो एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट शुड कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट। देन if it comes into motion, it is some external force is acting, and that external force is the basically pull of this planet, which is defined due to its mass. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इस तरफ हो गया बेटे, यहाँ से भी हमारे पास क्या हो गया, इस तरफ हो गया। अब ओवरऑल देखें तो इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद दिस वन। ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है हमारे पास। एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है बेटे, ये वाला। ठीक है, ये तो ठीक है। चलो, इसका मतलब है इसी प्लेनेट की अगर मैं फील्ड लाइन बनाऊं, इसी प्लेनेट की फील्ड लाइन बनाऊं, तो हमारे पास कुछ ये चीज बनेगी, ये फील्ड लाइन होगी। अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखते हो, दे आर 90 डिग्री टू द सरफेस। इफ समथिंग इज 90 डिग्री टू द सरफेस में, इफ यू फर्दर एक्सटेंड इट, वो सेंटर पे जाके मीट कर जाएंगी, सेंटर पे जाके मीट कर देंगे। अब ये जो गैप है बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड लाइन, दिस इज वेरिंग। इनिशियली गैप कम है, फिर गैप ज्यादा होता जा रहा है, फिर इफ द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड लाइन वेरी, then this indicate a non-uniform field, this indicate a non-uniform field। अब फील्ड लाइन क्या आ रही है, बिल्कुल सीधी। कोई चीज अगर सीधी आ रही तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में, इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रही। फोर्स कौन सी लग रही है, इस पे प्लैनेटरी फोर्स लग रही है। जिस तरह कर्व होता है ना, यहाँ से निकल इस तरह कर्व भी लगता है। कर्व में इसका मतलब फोर्सेस लग रही होती है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में कर्व मूव करता है। और जब भी कोई चीज कर्व में मूव कर रही होगी, आप पढ़ चुके हो, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कांसेप्ट, लाजमी है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लाजमी है उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, लाजमी उस पे रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे भी लग रही है क्योंकि रेस्ट से चीज को मूव करवाया है, लेकिन ये आइसोलेटेड प्लैनेट है क्योंकि फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये हमारे पास दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ आइसोलेटेड प्लैनेट, नॉन यूनिफॉर्म field of an isolated planet। अब दो चीजें आ गई यार, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मुझे कैसे पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म है? जो गैप है बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड लाइन वेरी कर रहा है, एडजेसेंट फील्ड लाइंस वेरी। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास लिखा है आइसोलेटेड प्लैनेट, कैसे पता चला आइसोलेटेड प्लैनेट? तो फील्ड लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। ठीक, और अगर इसी को फर्दर हम देखें, अगर बेटे मैं कंसिडर करता हूँ दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, कंसिडर कर ली। अब इतने से हिस्से मैंने, अब इतना से हिस्सा सिर्फ कवर करूंगा, इतने वाला।
अब यहाँ पे अगर फील्ड लाइन बनाओ तो ये बननी है यार। ठीक है, अब ये फील्ड लाइन इतने करीब करीब होंगी कि हमें एक दूसरे बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही हो। तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हो, ये हमारे पास जिससे सरफेस हो गया प्लैनेट का, सरफेस ऑफ प्लैनेट। अब यहाँ पे अगर फील्ड लाइन हम बनाए तो बिल्कुल वो, बिकॉज ईच फील्ड लाइन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट 90 डिग्री टू द सरफेस। अगर सरफेस का 90 का एंगल बनाएंगी ये वाली, यानी ये एंगल 90 का आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास ये फील्ड लाइन बननी है, दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। वाई पैरेलल टू ईच अदर? क्योंकि हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड में बना रहा हूँ, और यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन। सरफेस पे होती फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों होती है? क्योंकि जी की वैल्यू आप कांस्टेंट लेते हो ना, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ले रहे होते हो आप। So, वो भी तो फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड आ रही है ये, यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ आइसोलेटेड प्लैनेट है ये, उसके सरफेस पे। सो दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म की गैप बिटवीन एडजेसेंट फील्ड लाइन इज कांस्टेंट, बिटवीन फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन नाउ व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज नॉट वैलिड फॉर ग्रेविटी, वैलिड फॉर एवरी टाइप। जब फील्ड का क्वेश्चन आता है ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, either this is gravitational field or it may be the electric field or it may be the magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेफिनेशन में हमारे सिलेबस में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्लियर होगी। लेकिन डिफाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, देन गो फॉर दिस, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ये नहीं लिखना शुरू कर देना। क्यों लिखा? अंडरस्टैंड दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ फील्ड ऑफ फोर्स, बस पता चल गया। फील्ड ऑफ फोर्स रेस्ट से स्टार्ट करवा दिया किसी चीज को। एंड डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एज फोर्स पर यूनिट मास। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एज फोर्स पर यूनिट मास। रिप्रेजेंट अ ग्रेविटेशनल फील्ड बाय मींस ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक हो गया, अच्छा। अब नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आते हैं कि हमारे पास हो, क्या था यार। Understand, for a point outside a uniform sphere, the mass of the sphere may be concentrated, considered to be a point mass at its center. It is field line, they are 90 degree to the surface. If we further extrapolate, they will meet at one point. ठीक है, इसका मतलब मेन जैसे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट मींस ऑल फील्ड लाइंस आर concentrated at the center। ऑल फील्ड लाइंस आर concentrated at the center। ठीक है, तो हमारे पास for a point outside the mass of the sphere may be considered to be a point mass। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहले मैं बता दूं पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है यार। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बेटे कहते हो, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एंड लेट दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट। अब बेटे अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे खड़े हो, यानी आप अर्थ पे खड़े हो, और आप इसको देख रहे हो मून को, ये मून है। अब मून की शेप को 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। देखो ना, लगता है चांद निकला नहीं निकला आज। ठीक है, तो हमारे पास वो अनसर्टेनिटी होती है। इसका मतलब है अगर मून निकला भी हुआ तो उसकी शेप को 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन सा मून है, ये क्रिस्टेंट मून है या फुल मून है, व्हाटसएवर इज इट। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक जगह के ऊपर खड़े होके दूसरी पोजीशन, दूसरे की शेप को 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ड्यू टू लार्जर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसका साइज, दूसरी वर्ड्स में जिसका साइज इन्फिनिट हद तक स्मॉल हो,
ठीक है, सो दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इट्स शेप बाय स्टैंडिंग ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो वाले ऑब्जेक्ट होती हैं, ऑब्जेक्ट्स whose size is infinitely small so that one cannot identify its shape by standing on another object due to larger separation between them। समझ आ गई ना? जैसे मैंने पॉइंट लगा दिया, ये वाला, ये लगाया होगा यार। अब इस पॉइंट की शेप को हम 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसको मैं मैग्नीफाई करूं तो ये हमारे पास ये पॉइंट, ये बिल्कुल, यार बिल्कुल स्फीयर तो नहीं था ना ये तो थोड़ा सा ओवल टाइप बना हुआ है, समझ रहे ना? मैंने मैग्नीफाई किया तो हुआ है ना, लेकिन जब पॉइंट था हमारे पास, एक शेप आइडेंटिफाई तो नहीं हो रही थी 100% इस लेवल पे। जितना आप छोटा करते जाते हो आपको डॉट नजर आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास डॉट की, हमारे पास फर्दर जो है कि हमारे पास एग्जैक्ट शेप तभी पता चलती है व्हेन यू कम क्लोजर टू ईच अदर, या यू व्हेन यू मैग्नीफाई इट। तो पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि डॉट की और आपके इन बिटवीन जो गैप है वो ज्यादा है। ज्यादा गैप होने का यू कैन नॉट आइडेंटिफाई शेप, उसका साइज बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन यू एंड द डॉट एंड द स्क्रीन जिस पर डॉट देख रहे हो आपको। तो वही हो गया, ऑब्जेक्ट्स whose size is infinitely small so that one cannot identify its shape। इसकी शेप आइडेंटिफाई बस, आप यहाँ से देख रहे हो, इसको आप नहीं आइडेंटिफाई कर सक रहे हो, इसका मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, अब यही चीज को फर्दर देखते हो, ये मैंने अर्थ ली थी बेटे, आई टुक दिस एज अ मून। अब रात को देखते हो बेटे, तारे देखते हो, स्टार्स, डॉट्स लग रहे होते हैं ना, पॉइंट्स ही लगते हैं, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको अब यू कैन डिफर देम पॉइंट्स, आप उनकी शेप 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। हाँ, ल्यूमिनोसिटी की वजह से हम बेसिकली नॉर्थ स्टार वगैरह देख लेते हैं कि ये है, लेकिन बेसिकली आप शेप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल स्फेरिकल है क्या, एलिप्सॉइड है, क्या शेप है उसकी। वैसे तो हम स्टार बनाने को इस तरह बना रहे होते हैं, क्या ये शेप है उसकी? ठीक है, ये बिल्कुल स्फीयर है, ये थोड़ा सा एलिप्सॉइड है, ठीक है, ये इस तरह कुछ है। हम शेप को आइडेंटिफाई नहीं, हमें नजर आ रहा होता है कि वहाँ स्टार है, लेकिन शेप आइडेंटिफाई नहीं कर रही होती, वो दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास अब उसने जो लिखा हुआ है, फॉर ए यूनिफॉर्म स्फीयर द mass of the sphere may be considered to be a point mass is center। ठीक है, पॉइंट mass, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से लगती है? सेंटर से लगती है। क्यों? अब इसको एक्सटेंड करो यार, ये फील्ड लाइन मैं बना रहा हूँ, जितनी भी फील्ड लाइन आप बनाते जा रहे हो, इस सेंटर पे की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, ये 90 डिग्री टू द सरफेस। अब इनको अगर आप एक्सट्रापोलेट करते हो इनसाइड दिस वन, तो दे विल मीट एट वन पॉइंट। ठीक है, इनको मीट करिए, इसका मतलब फोर्स कहाँ से लग रही है? यहाँ से। किस वजह से फोर्स लग रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन किस वजह से होती है? मैस की वजह से। तो दिस इज द पॉइंट मैस। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया पॉइंट मैस का, क्योंकि फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, इट मींस फोर्स इज assumed टू बी एक्टिंग फ्रॉम दैट सेंटर। अब अर्थ है यार, ये अर्थ है हमारे पास फोर्स, ये दिस इज अर्थ। अब यहाँ पे कोई चीज फेंकते हैं, अर्थ की तरफ गिरती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेल, सॉरी, एक
एक बेटे यहाँ से हम वेल बना देते हैं, ये वाला कुआं। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो हमें तो ये है अर्थ की सरफेस है और ये वेल है। यहाँ से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो हमारे पास वो वेल की तरफ ही गिरती है ना जाके, सॉरी, ये वो सरफेस पे गिरती है, सरफेस आके सीधी आके गिरती है 90 डिग्री द सरफेस, फ्री फॉल। मैं यहाँ से भी फेंकूं तो ये भी नीचे जा रही होती है, और उस वक्त जाती जाती है अंटिल रीच टू द सेंटर ऑफ अर्थ। कुएं के अंदर ही जा रही है ना, वेल के अंदर। तो फोर्स कहाँ से लग रही है? फोर्स कहीं सेंटर था वेल का हमारे पास, यहाँ पे कि वहां से लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे एक ऐसा मैस पड़ा हुआ है जिसे हम ओवरऑल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सेंटर के ऊपर, जिसे हम पॉइंट मैस कर सकते हैं, फोर्स इज कॉन्सेंट। तो वहां पे हमारे पास फोर्स वहां से लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें फोर्स या जी, जी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स, ठीक है, इज कंसिडर्ड ठीक है टू बी एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से लग रही होती है, कॉन्सेंट्रेट वहां पे की हुई है फोर्स। ठीक, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका प्रूफ वगैरह सिलेबस में नहीं है, प्रूफ है भी नहीं, कैवेंडिश ने दिया तो है था बेटे, इस तरह नहीं। ग्रेविटेशन मैथमेटिकल जैसा हम कर रहे होते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है बेटे? दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए हैं, दिस इज वन पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड दैट दिस बी द सेकंड वन। अगर देखते भी हो यार, इसका मैथ्स हमारे पास सपोज दिस इज m1, इट्स मैथ्स इज m2। ठीक है, लेट द गैप which we take which is taken from their centers, तो ये वाला हमारे पास हो गया, इनके सेंटर से हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज r। अच्छा, अब आपको ये चीज बेटे अब क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यों गैप ज्यादा शो किए एज कम्पेयर टू देयर साइजेस। ये दोनों के हो गए पॉइंट मैसेज ले लिए मैंने, पॉइंट मैसेज। अब फोर्स कहाँ से लगती है? सेंटर से, इसके सेंटर से लग रही, इसको पुल कर रहा है। लेट द फोर्स exerted by this one is F1, सेंटर से लग रही इसको, ये दिस फोर्स F1 पुल कर रहा है, मैं F1 लिख रहा, पुल कर रहा है, F1 exert कर रहा है उसको। जितनी फोर्स ये exert कर रहा है F2 भी उतनी ही फोर्स ये भी exert करेगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि फोर्स हमेशा पेयर फॉर्मेट में लगती है, नहीं तो लगती नहीं। फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर फॉर्मेट बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस पे फोर्स लगी है, दिस इज फोर्स इज F2। ठीक है, तो F1 जो है, it must be equal to minus F2 by Newton's थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहते हैं? फोर्सेस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज। इसमें लॉ हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, आर ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मीन ये भी पुल कर रहा है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक साथ नेगेटिव साइन आ गया। फॉर द सेम टाइम, जितनी देर के लिए ये F1 इसको पुल करेगा, उतनी देर के लिए F2 पुल करेगा। ये नहीं कि रात के टाइम इसको पुल कर रहा है, सुबह के टाइम ये पुल करना शुरू कर दे। ठीक है, फोर्स हमेशा पेयर में लगती है। तो पांच चीजें होती हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ में बेटे आप माइंड में रखते हो। ठीक है, पहली हमारे पास क्या है कि टाइप ऑफ फोर्स, दोनों अट्रैक्टिव हैं। दूसरा,
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टाइम इंटरवल फॉर फोर्स, फॉर इंटरेक्शन। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास कि इंटरेक्शन फोर्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स पे, कहने का मतलब है टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स पे हमेशा ये न्यूटन लॉ लगता है बेटे, टू ऑब्जेक्ट्स पे। टाइप ऑफ फोर्स क्या बन रही है? अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल, मैथ की वजह से डिफाइन हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? सेम या इक्वल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? हमेशा ऑपोजिट। टाइम टेबल फॉर फोर्स क्या होगा? दैट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्सेस बिटवीन टू इंटरएक्टिंग बॉडीज। अब F1 और F2 जो है वो, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यार F1 जो है this is equal to minus F2, and if I write F and I write in modulus, इसका मतलब I'm only referring to its magnitude now, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लॉ हमें क्या कहता है? जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। ठीक है, एंड इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन 1 over r square. What r is the separation between these two masses? ठीक है, इन दोनों masses में सेपरेशन है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है ये। सो दिस द फर्स्ट वन होगी, दिस विल द सेकंड वन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब दोनों का आप कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग 1 and 2। जब कंबाइन करते तो वी गेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 over r square, and if we remove this proportionality sign, we will always get a constant which is m1 m2 over r square। ये नई चीज आ गई g। g को हम कह रहे होते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअली यूनिवर्सल ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिलेबस में लिखा हुआ था, हम उसी को कंसिडर करेंगे। इसकी वैल्यू हमें डेटा पेज पे गिवन होती है। दिस इज 6.67 times 10 to raise पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन होती है। अब ये जो हमारे पास आ गई, ये स्टेटमेंट आ गई इसकी, स्टेटमेंट आ गई इसकी। ठीक है, अब इसको स्टेट अगर करोगे, अच्छा इसकी ना स्टेटमेंट पहले सिलेबस में देखो ऊपर लिखी नहीं होनी, लेकिन यार पूछिए, जैसे मैंने अंडरस्टैंड का वर्ड है, रिकॉल का वर्ड है। ठीक है, एंड यूज लॉ दिस वन। अब यूज लॉ का मतलब रिकॉल किया आपने, यूज को न्यूमेरिकल्स में आपने यूज अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कई दफा क्वेश्चन आया, सॉरी स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कई दफा क्वेश्चन आया। तो बेटा स्टेटमेंट इसके ना हमारे पास 2 नंबर की होती है। हम नॉर्मली इस चीज पे जाते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्स टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। लेकिन हमारे पास इफ आई गो थ्रू नंबर 14 एंड नंबर 11 मार्किंग कीज, उसने बेटे एक नंबर किसका रखा हुआ? पॉइंट मास का। The force of interaction between 2 point masses या 2 point objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of separation between them। और बहुत अच्छा होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, वी शुड राइट के अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव पुल है ये। तो इसकी स्टेटमेंट अगर हम लिखते हैं बेटे, अब
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर होगी थी, इसका मतलब हमारा है ही ग्रेविटेशनल अफेयर अट्रैक्टिव होती है। बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लिख दी। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या रिजल्ट निकला आपको कि दोनों का साइज इन्फिनिट हद तक स्मॉल है, कि एक पे खड़े होकर दूसरी की शेप आइडेंटिफाई नहीं हो रही क्योंकि उनमें गैप ज्यादा है। और फोर्स कहां से लग रही है? उनके सेंटर से लग रही है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of separation between their centers, between their centers, क्योंकि point object है, mass is constant, point mass is concentrated at the center। ठीक है, सेंटर ये भी स्पेलिंग ठीक है, TRES ब्रिटेन में होता है, CENTRES, ये TERS तो ठीक है वो भी। तो बेटा अब ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, दिस ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट। बाकी फर्दर आपको लाजमी याद रहता है, जो चीज याद नहीं रहती मैंने उस पर फोकस करना होता है कि हमेशा अट्रैक्शन होगी। और पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखना फर्ज है, इसलिए मैंने रेड से कर दिया है। बाकी चीजें आपको याद रहनी, प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर्स बिटवीन देम लिख दो वो भी ठीक है बेटे, गलत नहीं है। लेकिन बहुत चीज देखो, एक चीज कॉन्सेप्ट होती है, फोर्स लग कहाँ से रही है, जहां से फोर्स लगी है तो आप गैप भी वहां से ले, किसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, तो फोर्स कॉन्सेंट्रेट वहां पे हो रही होती है सारी की सारी। इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने ऊपर लिखी है वही है, मैथमेटिकल फॉर्म जो हो जाएगी दिस इज F is directly proportional to m1 m2 over r square। डायग्राम हम यही पकड़ के वहां फिक्स कर देते हैं। ये फोर्स होगी दोनों के इन बिटवीन, जो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, F। और जब ये साइन रिमूव करते हैं वी गेट एन इक्वालिटी एंड अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज कैपिटल G, and this capital G is basically known as gravitational constant या universal gravitational constant, and its value is always provided to us। डेटा पेज पे वैल्यू गिवन होती है इसकी। ठीक है, G को हम कह रहे होते हैं, अब अंडरस्टूड, आई एम नॉट राइटिंग G इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, A2 की क्लास में पता ही है आपको। G क्या है हमारे पास, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बाद अगर ये चीज आई है तो वही है, कांस्टेंट ही होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। And value of G is always given to us, which is 6.67 times 10 to raise per negative 11 Newton meter square per kg square। ये को सब्जेक्ट बनाया ना, न्यूटन, इसके यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे क्या हो गया केजी स्क्वायर। ठीक हो गया, अच्छा अब इस पे कोई एक आध क्वेश्चन कर दें। अच्छा जी, सर ये सही है, आर स्क्वायर वो रेडियस नहीं है ना? आर स्क्वायर रेडियस तो नहीं, नहीं इट्स अ गैप बिटवीन टू फील्ड लाइंस। तो सर इसको किलोग्राम में करेंगे, आर तो इसका मीटर में, यूनिट? आर तो मीटर में है, ओ ये अच्छा, मीटर, ठीक ये आर के ठीक तो है, मीटर है, तो न्यूटन को ठीक जब है इससे सर। मदद न्यूटन है, ठीक हो गया उसको तो सुनना। So we are having this is paper, this is November 22 variant paper, फोटो उसका है
उसने क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, ये वाला, इसे 2 मार्क क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे पेश कर दिया। ये state the equation for the gravitational force F between 2 point masses m1 m2 लिखा। पर क्वेश्चन में हर चीज को पर्टिकुलर लिख रहा है। पॉइंट मैसेज फोर्सेस वहां से कंसंट्रेट होने उनके सेंटर से, that are separated by a distance, or state the meaning of any other symbol you use। अदर सिंबल क्या आना, जी ही आना है। तो बेटे हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चन, तो वी कैन राइट एफ जो है, पहले रिलेशनशिप डिफाइन कर लिए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, और फिर मैं फर्दर इसी को लिख दूंगा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, एक नंबर इसका है और दूसरा नंबर इसका। अब मैं इस तरह क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑल द स्टेट के साथ उसने लिखा था, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। मैंने बेटा इस चीज को कवर किया, जब ये साइन रिमूव करता तो ये दो चीजें ऐड अप होंगी, जी क्या होगा, ग्रेविटी कांस्टेंट क्या आना है, जी हमारे पास क्या होगा, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख लो या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख लो, दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेपर लो। A point P in figure 1.1 represent a point mass. On figure 1.1, draw lines to represent the gravitational field around P. Point mass है, आपने क्या शो करना है, 2 मार्क क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट होनी चाहिए, इट मींस गैप बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड एंड शुड डिक्रीज व्हेन यू आर मूविंग टू दिस पॉइंट P। ठीक, यानी इस तरह बनानी है कि अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो इसके सेंटर में से पास कर जाए, तो मैं वैसे ही सेंटर में से पास कर रहा हूँ। ये बेटे इसके हमारे पास एरो हेड क्या होगा, वो हमेशा इनवर्ड होंगे। ये हमारे पास 2 मार्क किसके हैं कि all field lines are concentrated at the center, gap between them must should decrease, ठीक है, and they are pointing inward। मार्क इस चीज का 2 नंबर का, ठीक। रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आते हैं बेटे, लेकिन क्वेश्चन सुबह की कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर साथ आपके साथ, मैं लिखता हूँ चैप्टर कौन सा है, ठीक हो गया बेटे, मैं शेयर करता हूँ अभी आप, ठीक है। आज करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर फर्दर इसको फोकस करें, ठीक।